पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे कंसेप्ट्स फोड़ने वाले हैं। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला लेक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। बेहतरीन से एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट्स आने वाले हैं और थ्योरी पोर्शन में तो तुम मजा दोगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं अपन। ये क्लास 11th का बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है बोल सकते हैं। यहाँ से जेई मेंस में क्वेश्चन उठ के आते हैं, नीट में क्वेश्चन उठ के आते हैं, एडवांस में मिक्स्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस उठ के आते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे अपन अच्छे से और मज़े के साथ पढ़ेंगे एकदम। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन कहाँ से चालू होता है? देखो, अभी तक अपन काइनेमेटिक्स पढ़े 1D और 2D। ठीक है, उसमें क्या चला है? काइनेमेटिक्स 2D में सिर्फ और सिर्फ अपन मोशन की बात किए हैं। ठीक है, मतलब क्या? मतलब चुपचाप से एक जो पार्टिकल है वो मूव करना चालू कर देता है, बस यहीं तक बात चली है। ठीक है, वो मोशन क्यों होता है और कैसे होता है और किन फोर्सेस के कारण होता है, इस पे अपन चर्चा नहीं किए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन पे बात चली है, लेकिन वो मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे बात नहीं चली है। ठीक है, तो इस पे जो चर्चा अपन करेंगे वो किसमें करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपन किस किस चीज़ों पे बात करेंगे? अपन फोर्स पे बात करेंगे और फोर्स लगाने से जनरेट होने वाले एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, ये चीज़ है क्या चीज़? तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैकेनिक्स when a force is applied on a body and a body start accelerating। ठीक है, क्या लिखूं मैं? when a body has some force, या फिर ये गलत हो जाएगा, when we apply some force on a body, when, अरे यार ये हमारा मार्कर भी ना, when we apply some force on a body, then a body starts its motion and accelerating। The study of this is called न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो ये जो है सिंपली न्यूटोनियन मैकेनिक्स का डेफिनेशन है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कब कब काम करता है और कब कब नहीं काम करता वो देख लेते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कब नहीं काम करता वो देखते हैं। कब नहीं काम करता? जब कोई पार्टिकल पे फोर्स लगाया और उसका वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गया। अरे भाई साहब, मतलब जब पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट पे चलने लग गई, तब न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लग सकता। तब लगता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट को कंटेन करता है। ठीक है, तो कब नहीं लग सकता न्यूटोनियन मैकेनिक्स? कब नहीं लग सकता? पहला है जब पार्टिकल का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो। when speed of particle is equal to speed of light, तब न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लग सकता।
और दूसरी चीज़ कब, जब जो पार्टिकल है वो एटॉमिक साइज के हो जाए, ठीक है, तब क्या यूज़ करते हैं अपन ये सब पढ़ने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स। समझ रहे हो क्या क्या चीज़ें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कब, जब कोई ऐसी पार्टिकल ऐसे फोर्स लगाए एक्सेलरेशन, तब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आ गया। जब वो पार्टिकल सब बहुत छोटा हो जाए, एटॉमिक लेवल का छोटा, तब अपन क्या पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये जो है और कब नहीं होता, व्हेन अ पार्टिकल is of atomic size, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, तब नहीं लग सकता। तो इन दो कंडीशन पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लगता है, बाकी सब पे अपन लगा सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ गए, कब लगाते हैं ये समझ गए, एनएलएम में क्या क्या होने वाला है ये समझ गए। अब अपन फोर्स की बात करते हैं। तो चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं फोर्स की बात करता हूँ अब। तो अब बात करने वाले हैं अपन फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स पे क्या क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन फोर्स को ना डेफिनेशन से समझते ना किसी और चीज़ से, अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो दो दोस्त थे, ठीक वही दो दोस्त वाली कहानी फिर से। दो दोस्त थे, चिंटू और बबलू। मैं पढ़ाता हूँ तो दो ही कैरेक्टर रहते, चिंटू बबलू और एक तीसरी कैरेक्टर स्वीटी, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो चिंटू जो है एक स्टोरी डालता है या फिर एक फ़ोटो डालता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और वो बबलू को बोलता है कि भाई कैसा लग रहा हूँ। तो बबलू बोलता है भाई तो अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें तो तू बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो इनके बीच छिड़ जाती है क्या, झगड़ा, बूम, ठीक है। तो इनके बीच झगड़ा चल जाता है। अब जो है बबलू चिंटू को मारने पे उतर जाता है, ठीक है, आज तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं बेटा, ठीक है, ऐसा करके सीधा मारने पे उतर। तो वो एक फोर्स लगाता है, ठीक है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने क्या चीज़ लगाई है, ठीक है। तो उसी चीज़ को फोर्स कहते हैं। मतलब क्या, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया एग्जाम्पल था मुझे पता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ पे अपन ताकत लगाएंगे और वो मूव हो रहा है तो वो क्या है, फोर्स है। तो क्या मूव नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं है, नहीं, मूव नहीं हो रहा तो भी फोर्स तो है ही। मतलब किसी भी चीज़ पे पुश या पुल लगाओ तो वो फोर्स लगता है। तो ऐसे करके बबलू ने एक पुश लगाया उसके गालों पे, ठीक है। तो क्या किया बबलू ने, चिंटू के गालों पे एक पुश लगा दिया घप से। तो उस पुश को अपन क्या नाम दिए, फोर्स नाम दिए, ठीक है। बस यही है फोर्स का इंट्रोडक्शन। और क्या, इट इज़ अ पुश और पुल। तो क्या सिर्फ पुश होता है, पुल नहीं होता है। तो झापड़ खाने के बाद चिंटू ने बबलू का कॉलर पुल कर लिया, ठीक है। क्या, झापड़ खाने के बाद बबलू ने चिंटू का कॉलर पुल कर लिया। तो ये जो पुल है, क्या ये भी फोर्स है, हाँ। क्या हुआ था, बबलू ने पहले पुश किया, ठीक है, तो चिंटू ने झापड़ खा के कॉलर पुल किया, ठीक। ये सब जो पुश और पुल का जो खेल है, इसी को कहते हैं अपन फोर्स। ओके, तो ये चीज है फोर्स। इट इज अ पुश और पुल विच ईदर मूव्स और स्टॉप्स ए बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज क्या है, ये वेक्टर है क्या, हाँ बिल्कुल, ये एक वेक्टर है, इसके साथ डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तुम सिंपली सोच के देखो ना, बबलू जब चिंटू पे फोर्स लगाया, मतलब पुश किया, ठीक है, तो क्या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे पुश किया घप से, तो वो इधर भी तो पुश कर सकता था, वो इधर भी तो पुश कर सकता था, लेकिन वो उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश किया। तब उसके बाद चिंटू ने भी वही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुल किया, इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकता था, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन साइंटिस्ट के ही नाम तो पढ़ा दिए इन लोग। एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन। सच की डायन नहीं भाई साहब, डाइन होता है, डायन बोल रहा हूँ मैं मस्ती में, ठीक है। तो न्यूटन और डायन का रिलेशन क्या है, ओ न्यूटन और डायन का रिलेशन, भाई साहब न्यूटन भी भूत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the
पावर 5 डायन। ठीक है, ये है फोर्स का रिलेशन। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है ये समझते हैं। तो फोर्स सबसे पहले पुश कर सकता है या फिर मूव करा सकता है, किसी भी बॉडी को मूव और मोशन में डाल सकता है या फिर। ठीक है, दूसरा चीज क्या कर सकता है, किसी भी चीज को रेस्ट पे ला सकता है। ठीक है, कोई भी चीज मान लेते हैं कि क्या माने हाँ, मान लेते हैं कि ट्रेन मूव कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, फिर आता है चिट्टी द रोबोट। ठीक है, चिट्टी द रोबोट ऐसा करता है और ऐसे करके ट्रेन को रोक देता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, तो उसने भी फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, पुश वाला फोर्स, और वो क्या किया, रेस्ट पे ला दिया ट्रेन को। ठीक है, और तीसरा फोर्स क्या है, तीसरा फोर्स चेंज इन डायरेक्शन, मतलब टाइप नहीं डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, किसी भी चीज़ को मोशन में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, इट चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, हाँ समझ गए। ठीक, और क्या कर सकता है, और किसी भी बॉडी का साइज चेंज कर सकता है। तो ये बात है। ठीक है, क्या चीज़ कर सकता है, किसी भी चीज़ को मूव करा सकता है, रेस्ट पे ला सकता है, चेंज कर सकता है किसी भी चीज़ का डायरेक्शन, और किसी भी चीज़ को किसी भी बॉडी का साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई पूरी की पूरी फोर्स की बात, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब जो है अपन टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो आओ जाओ मेरे साथ, अपन करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ले लिए, ले लो। तो अब बात करते हैं यार अपन फोर्सेस के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो पूरे के पूरे नेचर में 4 टाइप के फोर्स रहते हैं। अभी तो तुम लोग बोल रहे हो, अभी तो तू बताया भाई, एक पुश होता है, एक पुल होता है, 2 टाइप तो हुए फोर्स के। भाई साहब, वो फोर्स के टाइप्स नहीं है, जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले फोर्सेस है, उन फोर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। लेट मी टीच ब्रो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे पहला फोर्स होता है नेचर में। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 2 पार्ट, पहला नॉन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट। ये जो है अपन 11वीं में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, एनएलएम में, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें एनएलएम में ही पढ़नी है अपने को, आगे पढ़ेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, ये अट्रैक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, एक मैग्नेट रखा है, 2 मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट, ये अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आते हैं, लेकिन ये नॉन कांटेक्ट में। क्यों नॉन कांटेक्ट, क्यों, क्योंकि जब ये कांटेक्ट में नहीं रहते फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया कांटेक्ट, हो गया कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, आगे पढ़ना है। अब बात आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़े बड़े मासेस के बीच में लगता है और ये सबसे जो है वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत छोटा होता है और इसको अपन 11वीं में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब न्यूक्लियर फोर्स में वीक हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, मतलब अरे तुम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, फिर भी समझ, चलो ड्रॉपर वाला देख रहा हो तो समझ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो बनाता है तो होता क्या है कि उस समय ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वही यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो उनके बीच जो फोर्स लगे रहता है वो न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब बात करते हैं कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि ये फोर्सेस कैसे कैसे वर्क करते हैं और कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर रखा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और सबसे लोएस्ट कौन सा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर लगता है और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लगने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब ये उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो उसको, ये इससे बड़ा होता है, मतलब इससे ग्रेविटेशनल से बड़ा होता है यार, सॉरी
ठीक है। और फिर आता है ग्रेविटेशनल से बड़ा वीक फोर्स, वीक फोर्स से बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बड़ा न्यूक्लियर। ठीक है, सबसे वीक कौन सा है? ग्रेविटेशनल। हाँ ठीक है, तो देखो वीक फोर्स जो है वो 10 टू द पावर 12 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10 टू द पावर 36 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब बहुत ज़्यादा है ये तो। ठीक है, तो इतना बात हो गया, अपना चर्चा हो गया फोर्सेस के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं अपन यार इनर्शिया की। ठीक है, इनर्शिया क्या चीज़ है, इसको अपन 9वीं क्लास में भी देखेंगे। हाँ देखे तो हैं। ठीक है, हल्का फुल्का समझ में भी आया था उस समय। ठीक है, फिर से एक बार पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इनर्शिया इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बहुत कुछ पूरा पूरा भी समझ में आ गया, लेकिन अपन अब फील लेके समझते हैं होता क्या चीज़ है। ठीक है, मान लेते हैं कि चिंटू जो है चल रहा है। ठीक है, चिंटू जो है चल रहा है, ऐसे 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 कर, अचानक चिंटू दौड़ना चालू कर दिया। ठीक है, अब चिंटू दौड़ रहा है बहुत तेजी से। ठीक, अचानक जो है अब क्या होता है, उसके सामने आ जाता है एक कुत्ता। ठीक है, तो चिंटू दौड़ते 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 अचानक से अपने पैर मूव करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन एक किसी प्रॉपर्टी के कारण, एक किसी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर किसी चीज़ के कारण, ठीक है, वो जैसे ही चलना बंद करता है, मतलब जैसे ही दौड़ना बंद कर रहा है, ऐसे ऐसे करके दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन वो आगे की तरफ स्लाइड कर जाता है और वो एक कुत्ते के ऊपर झपा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक ऐसी चीज़ है जो किसी मूविंग बॉडी को मोशन में ही रखना चाहती है या किसी रेस्ट वाली बॉडी को रेस्ट पे ही रखना चाहती है। इसी चीज़ का या इसी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है इनर्शिया। ठीक है, मूविंग वाले बॉडी को मूविंग में ही रखना चाहती है। जैसे चिंटू दौड़ रहा था, अचानक से उसने पैर अपना चलाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। न्यूटन भैया ने देख लिया इस चीज़ को, तुरंत इनर्शिया बना दिया, तुरंत इनर्शिया बन गया। ठीक है, रेस्ट में अब क्या होता है? रेस्ट में मान लेते हैं, रेस्ट का क्या उदाहरण दिया जाए आप लोगों को। ठीक है, तो मान लेते हैं एक क्या बोलते हैं, मैंगो ट्री है समझ लो। चलो ठीक है, एक मैंगो ट्री है। ठीक है, वो रेस्ट में चुपचाप अपने आराम से भाई साहब सो रहे हैं। इधर से चिंटू आया, चिंटू ने पेड़ को यह हिला दिया धप 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 करके। ठीक है, उसका आम क्या हुआ, हिलने के कारण से गिर गया। क्यों गिरा? क्यों गिरा फिर समझते हैं। उसके जो आम थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थे। ठीक है, और ऐसे मतलब रेस्ट पे थे। अब क्या हुआ कि तू हिला दिया उसको, मतलब तू उसको मोशन दे दिया। ठीक है, तू उसको मोशन दे दिया, लेकिन इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता था और तू हिला के मोशन दिए पड़ा था, तो वो रेस्ट में रहने के कारण चुपचाप उस पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसे अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। ठीक, इनर्शिया हल्का फुल्का समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब जो है इनर्शिया का थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो इनर्शिया का जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है? तो द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेस्ड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। द मेजरमेंट ऑफ inertia is based upon the mass of the body। बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो क्या बॉडी का मास ही इनर्शिया है? इज मास इक्वल्स टू इनर्शिया। मैं कोरा चलाता हूँ, मेरे को कोरा में एक आदमी पूछा था, मतलब मेरे को नहीं पूछा था, कोरा में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, तो उसमें एक आदमी ने पूछा था कि इज मास इज इक्वल्स टू इनर्शिया। तब मैंने बताया था कि नहीं,
मास जो है इनर्शिया के इक्वल नहीं होता, ठीक है। मेजरमेंट करना है इनर्शिया का तो मास से होगा, लेकिन मास इनर्शिया के इक्वल कभी नहीं होता, ठीक है। इनर्शिया अलग है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, ठीक है। वो चल छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मास इनर्शिया के इक्वल नहीं होता, लेकिन मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेस्ड अपॉन मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कैसे? चलो ठीक है, सोच के देखते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक चिंटू दौड़ रहा है और मान लेते हैं एक हाथी दौड़ रहा है, ठीक है। चलो हाथी छोड़ो यार, ठीक है। इधर से चिंटू दौड़ रहा है, मान लेते हैं ऐसे करके, ये चिंटू दौड़ रहा है, और मान लेते हैं यहाँ से बुलडोजर चल रहा है। अब बुलडोजर कैसे बनाते हैं यार, मान लेते हैं बड़े बड़े चक्के बना दो, बुलडोजर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, दोनों चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अब क्या हुआ कि मैं बोला यार, ठीक है, एक आदमी को बोला मैं बबलू को कि भाई मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तू चिंटू को रोक या तो तू बुलडोजर को रोक, ठीक है। तो बबलू ऑब्वियसली सी बात है कि वो चिंटू को रोकना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि चिंटू का मास कम है, इसीलिए जब वो चिंटू को रोकेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है चिंटू के केस में कम लगेगा। अच्छा, तो इसको रोकेगा तो क्या इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ज़्यादा लगेगा? हाँ, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि इनर्शिया जो है मास के ऊपर डिपेंड करती है, और मास से ही इनर्शिया अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया के टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। टाइप्स कहाँ लिखा जाए, चलो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अपन इनर्शिया के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटाता हूँ फिर, ठीक। तो चलो थैनोस स्टाइल में मिटाएंगे, 1 2 3। तो अब बात करते हैं यार अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, ठीक है। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई भी बॉडी रेस्ट पे रहती है, ठीक है, अपन उसको मोशन में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए वो रेस्ट में ही रहती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि द इनएबिलिटी of body to change its state of rest is called inertia of rest, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसके लिए क्या होगा, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ टू चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप समझते हैं ये चीज़ क्या है, ये सब छोड़ो, डेफिनेशन पे कुछ नहीं रखा, किताबों में भी भरा पड़ा है, ठीक है। समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है, कंसेप्ट से निकलेंगे एग्जाम, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, तो वही सबसे पहले तो मैंगो ट्री वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये एक ट्री है, मैंगो है, हिलाओगे तो मैंगो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट में रहना चाहता है वो, उसका इनर्शिया उसको कह रहा है तू रेस्ट में रह भाई, तू रेस्ट में रह, तेरे को मोशन में नहीं आना है, ठीक है। तो वो रेस्ट में रहने के लिए क्या होता है, वो उस पेड़ से अलग हो जाता है और रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो ऐसे जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करता है, ठीक। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, वही इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या, अगर बस चल रही है, मान लेते हैं अचानक से, मतलब चल रही है और अचानक से उसमें ड्राइवर लगा देता है ब्रेक गप से एकदम, ठीक है, लेकिन तुम्हारा बॉडी तो मोशन में आ चुका रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा बॉडी उस रेस्ट को, उस जो रेस्ट में आया है उसको अपोज करने की कोशिश करता है। उस अपोजिशन में वो क्या करता है, तुम्हारा जो लोअर बॉडी है वो मोशन में आ चुका रहता है, ठीक। तो तुम लोग हड़बड़ा जाते हो एकदम से, ठीक। ये किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन समझ गए। बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ये क्या चीज़ है, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर्स इसे स्किप भी कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ होता क्या है। मान लेते हैं कि एक स्कूटी का पहिया है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ ये स्कूटी का पहिया है, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ये ज़मीन है ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा
कि चिंटू जो है स्कूटी का एक्सेलरेटर घुमा रहा है झूम झूम करके, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो चक्का ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो चक्का ये घुमा ऐसे करके, मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा ओमेगा तो तुम लोग जानते नहीं है ना, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया हूँ ना मैं अभी तक, ठीक है। तो ये घूमा। अब क्या होगा, यहाँ वो जब इसके कांटेक्ट में है तो क्या होगा, मिट्टी जो है ऐसे निकलेगी यार, ये ऐसे करके मिट्टी यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका एक डायरेक्शन फिक्स हो चुका है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही देखो बादल कड़क रहा है, सुनाई दिया, ठीक है। तो ऐसे ही इनर्शिया को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये इनर्शिया और कब लगता है, और मान लेते हैं एक चौराहा है, ऐसे करके जब तुम गाड़ी मोड़ते हो, ठीक है, कार मोड़ते हो और कार का जो डोर है वो गलती से ओपन रह गया, ठीक है। तो अपन जो है आउटवर्ड की तरफ फेंका जाते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारे तरफ लग रहा होता है, ठीक है। हम उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, अचानक से फेंका जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है, ये चुपचाप इधर ही से चला जाता है, ठीक। तो होप ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं, ठीक। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है। ये क्या बोलता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं अभी बता रहा हूँ, देखो। क्योंकि क्या होता है कि मान लो, चलो इसका पहले ये पढ़ते हैं, ठीक। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। मतलब क्या, मतलब एक बॉडी जो कि मोशन में है या फिर रेस्ट पे है वो उसी स्टेट में रहेगी या उसी मोशन या उसी रेस्ट के स्टेट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उस पर। मतलब कोई मान लेते हैं कि चिंटू चल रहा है चुपचाप चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तभी रुकेगा वो, वरना चुपचाप चलते जा रहा है। वैसे कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, जैसे ये मार्कर को मैं ऐसे रख दिया, ठीक है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे रखा हुआ है चुपचाप, तो ये रेस्ट पे ही है। मान लो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूँ इसमें, ये मोशन पे आके गिर गया, ठीक है, ये मोशन पे आके गिर गया। तो वैसे ही सारी चीज़ों में भी होता है ये सब, ठीक है। तो इस न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक इक्वेशन के द्वारा भी समझाया जाता है। कैसा इक्वेशन, ठीक है, कि अगर मान लो कोई चीज़ रखी है ऐसे, उस पर बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, नेचुरल फोर्सेस है, जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे ये है, इस पर नीचे mg एक नेचुरल फोर्स लग रहा है ना, लेकिन ये फिर भी अपना स्टेट नहीं बदल रहा है, ठीक है। वैसे बहुत सारे नेचुरल फोर्स लग रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और नेचुरल फोर्स के कारण इसका कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो इस कंडीशन में F net इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस जितने भी नेचुरल फोर्सेस लग रहे हैं Fn इज इक्वल्स टू हो जाता है 0। ये क्या कहलाता है, ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन कहलाता है, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हाँ ठीक है, तो ये F नेट हो गया 0, ठीक। और क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसके कारण से अब जो है F नेट 0 है, क्या बोलते हैं, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही है, और पहले भी रेस्ट पे था, जब नेचुरल फोर्सेस लगे तो भी रेस्ट पे है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी जो है वो 0 है। नहीं चल रहा तो मतलब एक्सेलरेशन 0 ही हुआ ना, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दो इक्वेशंस है, इनको इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। होप कि फर्स्ट लॉ समझ आया होगा, ठीक है। अब अपन आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो अपन आगे करेंगे मतलब इस लेक्चर के आगे करेंगे नहीं, वो अपन 5वें 6वें लेक्चर पे करेंगे, जब अपन टेंशन, नॉर्मल फोर्सेस, फ्रिक्शन वगैरह सीख जाएंगे ना, तब करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन।
तो होप ये समझ आया होगा। वो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये दोनों चीज़ है क्या एक्चुअली में समझते हैं। चलो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कई होते हैं, ठीक है, कई तरीके से एक चीज़ को देखा जा सकता है और अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। जैसे एक आदमी चल रहा है तो उसके साथ चलने वाले आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा, ठीक है, दूर से देखने वाले आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा, ऊपर हवाई जहाज से कोई देख रहा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा, ट्रेन से जाता हुआ उस आदमी को कोई चलते चलते देख रहा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा। हर चीज़ का अलग अलग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनके लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ट्रू होता है। तो फिर तुम लोग बोलोगे क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर केस में ट्रू नहीं होता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमेशा ट्रू होता है, लेकिन कुछ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलते हैं ट्रू नहीं हो पाता है। कैसे? अभी दिखाता हूँ मैं। तो जिन इनर्शियल फ्रेम्स के साथ वो जो क्या बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ट्रू होता है, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ट्रू, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सब तो ठीक है। अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ चिंटू है और यहाँ एक बैग है, ठीक है, इसमें है सोना, ठीक है। ये ट्रेन चल रही है इस तरफ, ठीक है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन के साथ एक और ट्रेन भी चल रहा है जो कि इससे ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, और ये जो है कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, ठीक है, दूसरा ट्रेन, ठीक है। दूसरे ट्रेन में भी पैसेंजर्स बैठे। अब क्या होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ चिंटू टू सी द बैग इस क्या होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या? मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है और इस चिंटू को ये वाला जो बैग है वो रेस्ट पे नज़र आ रहा है। हाँ, रेस्ट पे है क्योंकि नज़र आ रहा है ना, रेस्ट पे है क्योंकि नज़र आ रहा है, तो ये रेस्ट पे और इसको रेस्ट पे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं अगर कोई ज़मीन पे खड़ा हुआ आदमी देखता तो इसको ये दिखाई देता कि हाँ ये कांस्टेंट मोशन में है, हाँ ये कांस्टेंट मोशन में है, तो अभी चेंज भी नहीं हुआ है। मतलब क्या? तो फर्स्ट लॉ यही तो था, जो रेस्ट पे हो रेस्ट पे ही दिखेगा, जो कांस्टेंट मोशन में ही दिखेगा। मतलब क्या? इसके चिंटू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही है, इस ज़मीन पे खड़े इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही है। लेकिन अब जो है एक दूसरी ट्रेन है जो एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को क्या लगता है कि ये जो बैग है ये पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कहीं था ही नहीं, या तो कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से दिखेगी या फिर रेस्ट से दिखेगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है तो ये इसको दिखेगा, तो ये पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इसको दिखेगा, ठीक है, इसको दिखेगा, इस लाल वाले को, ठीक है। इन सब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं इनको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये चिंटू वाला जहाँ चिंटू खड़ा है, और नॉन इनर्शियल क्या है? जहाँ बबलू खड़ा है, ठीक है, ये नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल, और ये है इनर्शियल, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे इस बैग को तो हाँ फर्स्ट लॉ सही है, वो रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही दिख रहा है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। ये दिखेगा तो हाँ वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। लेकिन जब ये देखेगा इस बैग को तो उसको लगेगा ये बैग भी पीछे जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से दिखेगा या रेस्ट पे दिखेगा, एक्सेलरेट करता हुआ कभी नहीं दिखता न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज accelerating frame of reference. Newton's first law is not true for non-inertial frame of
डिफरेंस। ठीक है, होप कि ये समझ में आया होगा। और अपन आगे की बात करते हैं, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन मोमेंटम की। ठीक है, इसको अपन 9वीं क्लास में भी पढ़े थे। हाँ पढ़े थे। इसका फार्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी। हाँ होता था। क्या इसका फील लिए थे? नहीं, इसका फील मैं दिलाता हूँ। ठीक है, तो चलो यार चालू करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम कैन बी थॉट ऑफ एज पावर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है मतलब क्या, चलो समझते हैं। तो मान लेते हैं चिंटू इधर है, ये चिंटू, ठीक है, और ये है बबलू। बबलू नया डीपी डाला व्हाट्सएप पे। ठीक है, बोला चिंटू को भाई कैसा लग रहा हूँ नई डीपी में। ठीक है, चिंटू बोला नहीं भाई तू बहुत घटिया लग रहा है। ठीक है, अब चिंटू और बबलू के बीच में छिड़ गई जंग। ठीक, तो बबलू ने चिंटू को पहले एक पंच मारा। यह है चिंटू और यह है बबलू। ठीक, तो बबलू ने चिंटू को एक पंच मारा। ठीक है, बबलू का हाथ है 2.5 किलो का। ठीक है, और बबलू ने 4 मीटर पर सेकंड से अपना पंच ऐसे घुमा दिया। ठीक है, मतलब क्या 2.5 किलो का हाथ, 2.5 मतलब 2.5 होता है भाई साहब। 2.5 किलो का हाथ है, ये है चिंटू का फेस, ये है उसका हाथ। ठीक है, ये कितने किलो का है? 2.5 किलो का है और 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, मतलब 2.5 किलो का हाथ 4 मीटर पर सेकंड से जोर से पड़ा। ठीक है, यहाँ से जो है स्वीटी देख रही है, देखते हैं किसको पड़ती है मार। ये मुखबिर टाइप की लड़की है। ठीक है, ये देख रही है, देखते हैं कौन मार खाता है जोरदार। ठीक है, यहाँ से बबलू 2.5 किलो के हाथ से अपने 4 मीटर पर सेकंड से हाथ घुमाया। अब जो है यहाँ से चिंटू जो है मार खाने के बाद, डिशूम होने के बाद इसको तारे दिखे। अब जो है ये भी घुमाया पंच। ठीक, एक सेकंड, कैसे पंच बनाया था मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ मैं। टू 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 टू, हाँ, इसका जो हाथ है वो है 5 किलो का। ओ भाई साहब, लेकिन चिंटू जो है मोटा तगड़ा है इसलिए ज़्यादा वेलोसिटी नहीं देख पाया और 2 मीटर पर सेकंड से इसका हाथ गया। ठीक है, इधर से चिंटू 5 किलो का हाथ लेके 2 मीटर पर सेकंड से स्वीटी यहाँ से देख ली। अब स्वीटी को जो है ये एक डाउट आ गया कि यार किसको जोरदार पड़ी है, 2.5 किलो का हाथ 4 मीटर पर सेकंड से कि 5 किलो का हाथ 2 मीटर पर सेकंड से, किसको जोरदार पड़ी। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई मोमेंटम। मतलब क्या, मतलब किस चीज को किसको जोरदार पड़ी, दोनों को सेम ही पड़ी है। ठीक है, एक किसी हैवियर बॉडी को मैं किसी कम वेलोसिटी से ले जाऊं और किसी आदमी को वहाँ खड़ा कर दूँ और उसको टकरा दूँ। ठीक है, और किसी एक लाइट बॉडी को मैं एकदम तेज़ वेलोसिटी से फेंकूँ और किसी बॉडी को किसी को पड़ जाए वो, उन दोनों में उसको सेम ही डैमेज पहुँचेगा। तो क्या, इस मेजरमेंट ऑफ डैमेज को बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो 5 किलो और 2 मीटर पर सेकंड, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इसमें भी 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा। मतलब दोनों को जो डैमेज पहुंचा है वो इक्वल डैमेज पहुंचा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक ट्रक है ऐसा करके बड़ा सा और एक साइकिल है ये छोटा सा। अब मैं बोलूँ ट्रक है 100 किलो का। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ तुम हो, और ये साइकिल है वो है 10 किलो का, लेकिन ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि भाई देख चिंटू, तेरे को जो है मरने के 2 रास्ते दे रहा हूँ, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। एक साइकिल वाला है 10 किलो का जो कि 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और एक बोल सकते हैं ट्रक है जो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो किस से मरना पसंद करेगा। ठीक है, तो जो बुद्धिमान आदमी होगा, जो फिजिक्स पढ़ा होगा, वो तो ये चुनेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी टाइप का आदमी होगा, नॉर्मल आदमी जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, ठीक है, वो तो साइकिल के सामने आना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों?
क्योंकि ये साइकिल है, ये कम वेट का है, ठीक है। लेकिन वो ये भूल गया कि साइकिल के साथ एक 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी जुड़ी हुई है, जो कि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर सकती है, ठीक है। इससे इसको डैमेज बहुत कम ही पहुंचेगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम निकालूंगा तो 100 आएगा और इसका मोमेंटम निकालूंगा तो 500 आएगा। तो समझ रहे हो, मेजरमेंट ऑफ डैमेज इन अ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। अब समझ में आया? तो डैमेज को अपन बोल सकते हैं मोमेंटम है। हाँ, अब थोड़ा फील आया भाई साहब कि हाँ समझ गए मोमेंटम है क्या चीज़, ठीक है। तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला बनाया गया। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। ये 90 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला ये होता है, बस। तो मोमेंटम के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, उसके बाद ये वीडियो रैप अप करेंगे, ठीक। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं अपन इन दो एग्जांपल्स को। इनको मैं चंगू मंगू एग्जांपल्स बोलता हूँ, मतलब जो हल्के से रहते हैं, एकदम हल्के हल्के एग्जाम्पल रहते हैं, उनको चंगू मंगू एग्जाम्पल बोला जाता है, ठीक। तो चंगू मंगू एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या बोलते हैं? अ ब्लॉक हैविंग मास 5 kg विथ वेलोसिटी इतना, फाइंड मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। P वेक्टर = m वेक्टर इंटू P वेक्टर। तो मास है 5, V वेक्टर दिया है I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। तो इसको बोल सकते हैं 5I कैप प्लस 10J कैप प्लस 5K कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मोमेंटम का? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डालना, √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस फिर से 5 का स्क्वायर = √150। ये मोमेंटम। लो, चंगू मंगू क्वेश्चन, इसीलिए चंगू मंगू है ठीक है। दूसरा देखते हैं। 2 balls A and B moving in same direction with 1 meter per second and 2 meter per second. Find ratio of momentum if masses are 2 kg and 4 kg. बने रहना वीडियो में, आगे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डाला हूँ। ये तो चंगू मंगू है लेकिन। तो पी मोमेंटम क्या होगा? ए का मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है? मास है 2 इंटू 1। पी बी क्या है? 2 इंटू 4। तो पी ए बाय पी बी = 2/2 इंटू 4। तो 1/4। लो, ये मोमेंटम का वो हो गया रेशियो। चंगू मंगू क्वेश्चन चलो आगे देखते हैं। इसको मैं रख करता हूँ, तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? चेक वेदर द बॉल्स हैव सेम मोमेंटम। एक ऊपर जा रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो देखते हैं मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा मास 2 इंटू 10 20 फर्स्ट का, सेकेंड का हो जाएगा 4 इंटू 5 20। हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? सेम नहीं है बे यार नहीं है भाई साहब, सेम ही है, ठीक है। देखो यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन मोमेंटम का इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 मोमेंटम का। लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि P1 वेक्टर इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। मोमेंटम इक्वल करने के लिए डायरेक्शन भी सेम करना पड़ता है। होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, होप कि मोमेंटम समझ में आया होगा, होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, कैसे कर रहे हो? हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन आना चाहिए ना, हाँ यार वीडियो बनाना है करके। चलो ठीक है, तुम लोग सपोर्ट दिखा दोगे, अच्छे लोगों मेरे को पता है। तो इसी के साथ यार ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में। तो बाय बाय, स्वस्थ रहिए।